हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम वापस चर्चा करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 की सामाजिक विज्ञान को लेकर, जो परीक्षा 15 मार्च को आयोजित कराई गई थी पर अब रद्द कर दी गई है। जब तक आयोग की तरफ से इसकी कोई नई डेट नहीं आती है तब तक आपके पास समय है चीज़ों को रिवीजन करने का। अब पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न पूछे कहाँ से जाते हैं। तो देखिए, बहुत से बच्चे हैं जिनको 3.0 या 2.0 का सिलेबस ही नहीं पता कि बीपीएससी जिन भी बच्चों ने एनसीईआरटी, ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी की बात करें तो जिन बच्चों ने 6, 7, 8, 9, 10 तक की एनसीईआरटी बकायदा एक एक लाइन को पढ़ा है, उनके लिए 80 आउट ऑफ वो बच्चे 75 तक किए हुए हैं। बता रही हूँ कि जिन भी बच्चों ने लाइन बाय लाइन नोट्स बनाई है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ा है अच्छे से डिटेल में, बुक केवल, उन बच्चों ने 80 में से 75 प्लस क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं और से बने ही नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी। आपके पास समय है, जब तक कोई नई डेट नहीं आ जाती आप पुराना चीज़ों को सिलेबस को आप रिविजन करते रहिए और नई चीज़ों में आप क्या करिए कि बुक्स को एक बार फटाफट रिविजन कर लीजिए। देखिए, कैपेसिटी इतनी है कि आप एक दिन में बैठ के आप 6 की पूरी बुक कंप्लीट कर सकते हैं, एक दिन 7 की कर लीजिए। इसी तरीके से लगातार 5 से 10 दिन के टाइम में आप पूरी बुक को अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, कुछ लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, आप उसका एक नोट्स बना सकते हैं। तो सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, लुई 16 गद्दी पर कब बैठा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ वो सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लुई 16वां के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो 1774 ईस्वी में वो बुर्बो राजवंश का था और उसने 1774 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठा। जब भी हम क्रांति के बारे में पढ़ते हैं तो हम फ्रांस की क्रांति के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो फ्रांस की क्रांति की जो नींव पड़ी थी वो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से पड़ गई थी। आपको पता है कि इंग्लैंड के 13 उपनिवेश जो थे वो अमेरिका में शामिल थे, और इन 13 जो कॉलोनीज थी उन लोगों ने क्या किया कि मिल करके अमेरिका ने इंग्लैंड को पराजित किया, और उसमें जो है लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना का जो एक सेनापति था लफायता, उसके नेतृत्व में इसका समर्थन मिला था। अमेरिका उसमें जीत गया था और इंग्लैंड उसमें हार गया था। तो ध्यान रखिएगा, जब लफायते ने इन चीज़ों को देखा कि अगर हमारा भारत, हमारे किसी भी देश का अगर कोई संविधान बनता है और उसके अकॉर्डिंग अगर शासन होता है तो शासन व्यवस्था क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी और लोग खुश रहेंगे। मतलब खुश इन द सेंस ये थे कि अगर खुद के द्वारा दिया हुआ निर्वाचित सदस्य अगर आपका शासन संभालता है, जो यानी जनता का, यानी लोकतंत्र का अगर शासन स्थापित हो जाता है, तो प्रत्येक जनता जो उस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान थी वो उसकी परेशानी सब दूर हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए लुई 16 जो थे वो फ्रांस से रिलेटेड थे और 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन, आतंक का युग कब से कब तक था। तो देखिए, 1793 से लेकर के 1794 तक का युग को जो था वो आतंक का युग कहा जाता है, क्योंकि ये जो समय था 1793 से लेकर 1794 तक का 1 साल का जो समय था वो रॉबस्पियर का समय था, और रॉबस्पियर जो था वो जैकोबिन क्लब का सदस्य था। जैकोबिन जो था वो एक क्लब था जो जितने भी महत्वपूर्ण वर्ग थे, जैसे कर्मचारी वर्ग, मजदूर वर्ग, कृषक, जितने भी वर्ग थे उन लोगों का अपना एक संगठन था जिसको जैकोबिन कहते थे। उसी जैकोबिन का ये एक रॉबस्पियर जो था वो सदस्य था, और वो 1793 से लेकर 1794 तक गद्दी पर बैठा, और उसके 1 साल के शासन में 20,000, ध्यान रखिएगा, 20,000 लोगों को उसने गिलोटिन किया था। गिलोटिन इन द सेंस एक मशीन होती थी जिसके सिर को लगा दिया जाता था, ऊपर से एक आरी की तरह मशीन होती थी जो गला को क्या कर देती थी, काट देती थी। तो वो गिलोटिन किया था 1 साल में कम से कम 20,000। तो उसके जो अंडर में जो लोग शासन कर रहे थे वो भी अब उससे क्या करने लगे थे, डरने लगे थे, इसीलिए उसके शासन को आतंक का शासन कहते थे। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछे तो वो रॉबस्पियर का शासन था जिसको आतंक का युग कहा जाता है। 1 साल का था, उसके बाद इसे भी गिलोटिन किया गया था। ठीक, आगे क्वेश्चन, ये 18वीं सदी में फ्रांस कितने स्टेटस में बटा था। ये भी क्वेश्चन अभी 3.0 में आया हुआ था, 3 स्टेटस में, 1, 2, 3। ये जो तीसरा स्टेटस था, इस ध्यान से सुनिएगा, एक था पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग, और तीसरा था जो सामान्य वर्ग था जिसमें सभी लोग, कृषक, मजदूर, किसान, वकील, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर सब थे, क्योंकि इसमें जो थे वो पादरी वर्ग थे। और कुलीन वर्ग जो था, कुलीन इन द सेंस जो थी कि फ्रांस में संसद को संभालने के लिए भी पार्लियामेंट नाम की एक संस्था होती थी, उसमें भी जो लोग होते थे वो इन्हीं के अंडर के होते थे, राजा के ही प्रशंसक होते थे, राजा की प्रशंसा करने वाले होते थे। और जब राजा पर शासन करने के लिए जो संगठन बना हुआ है, समझिए इस चीज को, वो संगठन के लोग भी अगर राजा के प्रशंसक
निकलेंगे तो राजा क्या होगा, निरंकुश होगा। ध्यान से सुनिएगा। तो उसी तरीके से ध्यान देखा जाए तो फ्रांस उस समय जो था वो 3 स्टेटस में बटा था। इसमें जो ये जो वर्ग था, ये दोनों वर्ग जो थे वो कर नहीं देते थे, तीसरा वर्ग जो था वो कर देता था, और 90% लोग इसी उसमें थे, और 90% लोग जो थे वो इसी वर्ग में आते थे, और यही जो थे धार्मिक कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, दुनिया भर का कर जो थे वो यही देते थे। तो एक आदमी होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा बोझ तले दब जाते हैं, बहुत सालों साल जब ये चीज़ें होती हैं, तो एकाएक आदमी क्या करता है, अपने को उठाने का प्रयास करता है। तो ठीक यही कार्य तीसरे वर्ग ने भी किया, नेशनल असेंबली का निर्माण कर लिया, और क्या कहा कि जब तक हमारी मांग को नहीं माना जाएगा, हम लोगों को भी इन दोनों के बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, यानी एक वोट एक राइट का अगर अधिकार नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, फ्रांस में इस तरीके का शासन नहीं चलेगा। तो इस तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बनी। बहुत ही लंबा प्रोसेस है, अगर बताने लगूंगी तो थ्योरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप इसको बस इसी तरीके से समझिए कि जो तीसरा वर्ग था उसने एक वोट एक राइट का मान्यता दी थी, कि यानी एक व्यक्ति एक वोट, जो इन दोनों लोगों का था। लेकिन इनका जो था, चूंकि इसमें 600 व्यक्ति थे और इन लोगों में 300 थे, तो अगर देखा जाए तो एक वोट अगर इन्हें मिलता और एक व्यक्ति एक वोट, तो जाहिर सी बात है कि 600 की संख्या ज़्यादा थी, तो इनकी मांगों को माना जाता। लेकिन ऐसा नहीं माना गया, यानी लुई 16 ने इनकी बातों को क्या किया था, नहीं माना था। इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा बाद में फ्रांस में क्रांति होती है, और उसके बाद में बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप इस कुछ चीज़ों को बस इतना समझते रहिए कि 3 स्टेटस में बटा हुआ था, जिसमें जो तीसरा स्टेटस जो था, तीसरा वर्ग जो था, वो बहुत ही ज़्यादा उसकी स्थिति खराब थी। ठीक, आगे क्वेश्चन 100 कुलात, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 100 कुलात के नाम से जाना जाता था, तो जैकोबिनों को जाना जाता था। मैंने आपको बताया कि जैकोबिन एक क्लब होता था, इसमें वो तमाम मध्यम वर्ग के व्यक्ति जो थे इसके सदस्य थे। ये जो ब्लेजर का विरोध करते थे, ये लाल रंग की मतलब पतलून पहनते थे, पैजामा जिसको कहते थे, लाल धारी वाला पैजामा पहनते थे, ऐसे ऐसे करके, ताकि ये जो ब्लेजर्स का था उसका विरोध कर सकें, यानी। और इन्हीं जैकोबिनो क्लब का एक सदस्य था रॉबस्पियर, जिसके समय को हम आतंक का शासन कहते हैं, जो 1793 से 1794 तक माना जाता है। देखिए सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, लुई 16 को फांसी कब दी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई 16 को फांसी दी गई थी। देखिए लुई 16 के ही शासनकाल में जो था वो स्टेटस, जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्टेटस था, उसके लिए ध्यान में रखते हुए सभा का निर्माण किया गया, और बताया गया कि जो स्टेट जनरल की बैठक थी वो कम से कम 150 साल से बुलाई नहीं गई थी, तो इसके समय में बुलाया गया। लेकिन इस जो तीसरा स्टेटस था, उन्होंने कहा कि जब आप एक वोट एक व्यक्ति का देंगे, तो 600 इन लोगों में थे, इन लोगों ने कहा कि हमारी मांग को माना जाएगा क्योंकि हमारे पास बहुमत था। लेकिन लुई 16 ने इनको नहीं माना। इसके अलावा उसने जो है आगे चल के अन्य देशों से मदद मांगनी शुरू कर दी कि हमारे शासनकाल में आप देख लीजिए कि राजा के साथ ऐसा हो रहा है, अगर आप हमारा साथ देते हैं तो आगे चलकर आपके साथ ऐसा नहीं होगा। इस तरीके से किया गया। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लुई 16 पर क्या चलाया गया, मुकदमा चलाया गया, और इसे भी 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दी गई थी। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, वह विचारधारा जो समाज के पुनर्गठन का काम करती है, तो समाजवादी विचारधारा को वह विचारधारा है जो समाज के पुनर्गठन का काम करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अक्टूबर क्रांति से क्या अभिप्राय है, तो ध्यान रखिएगा, रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा किया, इस घटना को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर क्रांति अगर देखा जाए तो रूसी क्रांति से संबंधित है, और रूस की क्रांति आपको पता है कि 1917 में होती है। और रूस की क्रांति में बहुत ही लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है। अगर हम रूस की क्रांति पढ़ते हैं तो आपको पता है कि रूस जो था वो ऐसे, इसको भी ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि रूस अगर ओवरऑल बात करें तो इतना बड़ा देश था, बहुत बड़ा देश था, जिसमें अलग अलग प्रांत के अलग अलग समय के अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग होते थे। लेकिन धीरे धीरे करके लोगों का जार के प्रति और लोगों का, वहाँ के लोगों के प्रति, राजा के प्रति जितनी निरंकुशता थी, धीरे धीरे करके सामने आई। और इस तरीके से आपको पता है कि मार्क्स के पहले के विचारधारक आए, मार्क्स के बाद के विचारधारक आए, उन लोगों ने जो विचारधाराएं दी उनसे रूसी लोग बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने बताया कि रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने जो कब्जा किया, तो उसे ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। कब हुई थी, 1917 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रेडिकल समूह से क्या अभिप्राय है, तो देखिए रेडिकल समूह की अगर हम बात करें तो ये ऐसी सरकार के पक्ष में थी जिनकी आबादी बहुसंख्यक जनसंख्या का समर्थन मिला हुआ था। यानी अगर आपसे पूछे कि रेडिकल क्या था, तो एक जनसंख्या का वह पार्ट, वह बहुसंख्यक जनसंख्या का समर्थन जो सरकार के पक्ष में थी, जिनकी आबादी क्या थी, बहुत ज्यादा थी, तो इनको रेडिकल समूह के नाम से जाना जाता था। टाइल क्या था, तो प्रत्यक्षकर्ता, ये भी अभी 3.0 में ये भी प्रश्न आया था। टाइल क्या था, तो देखिए आपको बता दिया था मैंने कि 3 स्टेटस में बटा हुआ था। इसमें जो तीसरा ये जो था, ये
टाइल भी देता था, टीथे भी देता था और हर तरीके का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भी देता था, धार्मिक और अधार्मिक कर भी देता था। तो यानी ओवरऑल बात करें तो तीसरे स्टेटस का जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय कंडीशन में थे। वो भूमिहीन किसानों को भी, भूमिहीन किसान जमींदार यानी इन स्टेटस इनको भी देते थे कर और इनको भी कर देते थे। तो इनकी स्थिति जो थी वो बहुत ही ज़्यादा भयावह हो गई थी। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि टाइल क्या था, तो टाइल एक प्रकार का कर था जो प्रत्यक्ष कर था, ठीक है। और अगर हम बात करें टीथे, तो टीथे जो था वो एक तरीका टाइथ भी कभी कभी देता है, तो वो धार्मिक कर होता था, वो भी इन्हीं लोगों को देना होता था। और पादरियों को यानी ये जो देते थे टीथे, ये कर भी देते थे। और ये कृषि की उपज का बात करें तो 1/10 पार्ट होता था, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर का अपराधी किसे कहते हैं, तो वाइमर गणतंत्र को नवंबर का अपराधी कहा जाता है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के समापन के समय की बात करें तो आपको पता है कि जो वहाँ का फ्रांस की अगर हम बात करते हैं तो जो वहाँ का जो शासक था वो हॉलैंड भाग गया था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जब वो हॉलैंड चला गया तो लोगों को एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने अपना राजा बनाया जो जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने तो जो लोगों द्वारा बनाया हुआ वहाँ का शासक था उसने ही क्या किया था, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर उसी ने सिग्नेचर किया था, जिसके तहत प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो इसलिए उनको वाइमर गणतंत्र को नवंबर का अपराधी कहा जाता है, क्योंकि नवंबर में ही उन्होंने सिग्नेचर करके प्रथम विश्व युद्ध का समापन की घोषणा की थी। क्योंकि आपको पता है कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था और ये युद्ध में बहुत ही भयानक स्थिति हुई थी। पूरे विश्व के बहुत से महत्वपूर्ण देशों ने इसमें हिस्सा लिया था और इस देश में बहुत सी जनता का क्या हुआ था, हास्य हुआ था। तो उन्हीं को नवंबर का अपराधी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वाइमर नामक स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की थी, इसलिए उस गणतंत्र को वाइमर गणतंत्र कहते हैं। और नवंबर में चूंकि उन्होंने संधि पर समझौते पर सिग्नेचर किया था, इसलिए इनको नवंबर का अपराधी कहते हैं। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से थे। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपके बहुत से क्वेश्चन इनसे तैयार होंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।